हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए बच्चों, ये क्लास 10th के मैथ की 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को देखा था। देखिए उसके आगे के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कह रहे हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें जांच करनी है कि कह रहे हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए कह रहा है 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब ये होता है कि 6 की पावर कुछ भी लगाओ, ठीक है, तो उस 0 अंक आना चाहिए। लास्ट का अंक कितना आना चाहिए? 0। ऐसे 6 की पावर 2 लिखा होगा तो कितना होता है? 36 होता है। 6 की पावर 3 लिखा होगा, ठीक है, तो कितना होता है? 216 होता है। ऐसे ही 6 की पावर n का मतलब होता है कि 6 की पावर कुछ भी रखा जाए तो उसका लास्ट का अंक 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आप लोग बताओ 6 के गुणनखंड मतलब फैक्टर होता है, 2 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1, तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 3 हो गए। तो अब देखो क्या होता है कि 6 की पावर आप कुछ भी रखिएगा, ठीक है, हमसे कह रहा है कि कितना आना चाहिए? लास्ट में 0 आना चाहिए। तो अब ये चीज़ हम लोगों को समझना है। देखिए 0 आता कब है ये चीज़ देखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ये लिखा है। देखो 0 तभी आता है, आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी संख्या में जैसे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 6 है, 6 में यदि हम लोग 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 30 हो जाए, तो लास्ट का अंक कितना आया? 0 आया। समझ आया? अब देखो 6 का यदि 4 में करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि यदि 0 लाना है तो हमें क्या होना चाहिए? उसमें 5 होना चाहिए गुणनखंड में। क्लियर हुआ? अगर किसी भी संख्या में 0 तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। हमने क्या किया? 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें कितना आया? 2 और 3 आए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 की पावर n इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। दोनों तरफ n लगा दिया। समझ आए? कोई डाउट है? तो देखो कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। समझ आए? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने गुणनखंड किए 6 के तो उसमें गुणनखंड में कहीं पर भी 5 नहीं आया। समझे? जब 5 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम लोग देखो गुणनखंड में कितना आया? 2 और 3 आया। आप 2 की पावर कितना भी रखो, 3 की पावर कितना भी रखो, मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 0 आने वाला नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। समझे? 0 तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में, और वो भी 5 का सम संख्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी 0 आएगा। क्लियर करें? तो यहाँ पर देखो इसका 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 और 3 आया। तो यहाँ पे लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है? 5 नहीं है। सही, 6 के अभाज्य गुणनखंड किया है तो उसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर आप कुछ भी रखिएगा वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो देखिए अब हम लोगों को लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ठीक है, अब देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें क्या नहीं आया? 5 नहीं आता है। अब देखो 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखना है अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और ये चीज़ आपको नोट नहीं करनी है, ठीक है, ये तो आपको समझाया था, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग चल रही?
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए, कह रहे हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और कह रहे हैं ये संख्या दी, कह रहे हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हमसे व्याख्या करने को कह रहे हैं। तो आपका प्रश्न नंबर देखो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपका 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, और देखिए भाज्य और अभाज्य के बारे में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें कायदे से आप लोगों को बताया था। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो बच्चे प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें तो आप लोगों को भाज्य और अभाज्य के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझिएगा जो ये संख्या लिखिए दो भाग में लिखिए, एक तो फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के आगे का एक भाग हो गया, प्लस के पीछे का एक भाग हो गया। तो देखो दोनों भाग में से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो इस भाग में 13 है और इस भाग में भी 13 लिखा है, तो ये दोनों संख्याएं कॉमन आ जाएंगी, 13 कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो देखो इसमें क्या बचेगा, फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा प्लस। सही, देखो एक तो भाग ये हो गया, क्योंकि देखो गुणा लगा के यदि संख्या लिखते हैं तो वो पूरा एक भाग माना जाता है। ठीक है, अब प्लस लगा के इधर एक संख्या लिखी तो एक भाग ये एक भाग ये, तो इस भाग में से हमें क्या कॉमन मिला, 13, इसमें क्या 13, दोनों में 13 13 लिखे है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुणे 11। सही, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है तो वहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, 1 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 13 और 11 गुणे 7 करो कितना हो जाए, 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 13 का गुणा करना है। क्लियर हुआ। अब 13 अट्ठे कितना होता है आपका 104 हो जाएगा, तो वहाँ से यहाँ पे 10 लगेगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 सत्ते कितना होता है आपका 91 होता है, और 91 और 10 कितना हो जाएगा, आप लोग टोटल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1014 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब देखो आपको ये दिखाना है, दर्शाना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, तो इसको देखो भाज्य दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि इसके देखो फैक्टर देखो। अब यहाँ पर क्या था, जैसे 1014 आया तो 1014 में 13 का भाग चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, 13 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि भाज्य संख्याएं वही होती हैं, अगर भाज्य संख्याओं की बात करें जो स्वयं से, ठीक है, किससे, स्वयं से, एक से और अतिरिक्त मतलब किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसको बोला जाता है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, स्वयं से विभाज्य होनी चाहिए, एक से विभाज्य होनी चाहिए और किसी अन्य से भी विभाज्य होनी चाहिए। जैसे आपका 1014 है तो इसमें 1014 में 1014 का भाग चला जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब इसमें 1 का भाग करोगे उसका भी चला जाएगा। क्लियर है। अब इसमें अब यदि हम लोग 2 का भाग देंगे 2 का भी चला जाएगा, 13 का भी चला जाएगा, 78 का भी चला जाएगा। समझ आया कि नहीं है। तो ये जो संख्या है वो क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर नहीं। और पूरा स्टेप लिखना चाहो तो पूरा स्टेप भी लिख सकते हो। ठीक है, 1014 के मतलब 2 से अधिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, और गुणनखंड लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ये वाला सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया गया, 7 × 6 × 5 4 3 2 1 प्लस 5। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो ये पूरा एक पार्ट रहेगा क्योंकि इन संख्याओं में क्या लगा है, गुणा लगा है, और एक पार्ट ये रहेगा अलग। 2 पार्ट में पूरी संख्या लिखी है। तो इसमें देखो क्या मिल रहा है 5, और इसमें भी क्या मिल रहा है 5। 5 कॉमन निकाल लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा वो लिखना है। देखो 7 × 6 बचेगा। ठीक है, तो 7 × 6 लिखना है। फिर क्या बचेगा, देखो 5 तो बाहर ही आ जाएगा, 4 × 3 × 2, ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 और प्लस, और देखो लास्ट वाले देखो ये 1 बचेगा। चाहो तो इसमें गुणा 1 भी कर लो, यदि कुछ डाउट हो रहा है तो गुणा 1 भी कर लो। प्लस करके देखो यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगाया, 5 तो बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। क्लियर रखने। अब देखो क्या करना है कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 × 1 करेंगे 2 रहेगा, और 2 × 3 करेंगे 6, और 6 × 4 करो कितना हो जाए 24 हो जाएगा, और 7 × 6 कर लो कितना हो जाए, देखो यहाँ पे क्या होगा 7 × 6 कितना हो जाए 42, और ये आपको हो जाए 2 × 1 करेंगे 2, और यहाँ पे 6 4 24 प्लस 1। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो क्या करना है, 42 × 24 करना है।
तो इसका आप लोग रफ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 42 गुणे 24 करेंगे तो 4 गुणे 2 करो पहले, 4 दूनी 8, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 का करेंगे, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 8 6 4 10, 0 1 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1008, और प्लस 1 करना है क्योंकि लास्ट में, तो ये बन जाएगा 1009, समझे। तो अब हमें क्या करना है, 5 गुणे यहाँ पे लिखना है 1009। अब 9 का यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो देखो 45 हो जाएगा, 05, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 5045, समझे। अब आप लोग देख लो ये क्या है, भाज्य संख्या है, समझे। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख दीजिएगा, इसको क्या बोला जाएगा, भाज्य बोला जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर कह रहे एक वृत्ताकार पथ है, कह रहे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कह रहे सोनिया को कह रहे 18 मिनट लगते हैं, जबकि कह रहे इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कह रहे रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कह रहे वे दोनों एक स्थान से कह रहे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके कह रहे एक ही दिशा में चलते हैं, तो कह रहे कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे, सही। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया आपका न्यू बुक में दिया गया, जिन लोगों के पास पुरानी किताब है, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। जो अभी नए पैटर्न की जो बुक आई है एनसीईआरटी की, ठीक है, मनोहर रे की, उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सही। आपकी जो पुरानी किताब होगी उसमें शायद आपके 11-12 तक क्वेश्चन शायद दिए गए हैं, शायद 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, ठीक है, 10 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। लेकिन इस जो न्यू किताब आई है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, सही। तो ये 11वां क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये हमारी बुक में तो है नहीं, ठीक है। तो नई बुक जो आई है उसमें ये क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। आप लोगों के पास पुरानी बुक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पुरानी बुक से ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आपके कह रहे हैं एक तो सोनिया कह रहे 18 मिनट में मैदान का चक्कर लगा रही है और रवि, ठीक है, 12 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, जो आपका 18 और 12 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं तो इनका हमें लेना पड़ेगा आपका एलसीएम, सही। क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना हो। तो एलसीएम आपकी ये भाग विधि लगा सकते हैं, 2 में 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करो 9, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं किसी भी संख्या में, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 का भाग करेंगे, तो 3 का 9, 3 एकम 3, क्लियर हुआ। अब देखो फिर से 3 का भाग चला जाएगा तो 3 एकम 3, तब तक भाग देना जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब हम लोग क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 36 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक ही दिशा में चलते हैं और कह रहे हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखना है, लिख लो वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, समझे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लिखा तो बहुत बड़ा था क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी हुई आकृति में कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। और देखिए जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन इस टाइप से बताया था, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, तो आप लोगों ने कर लिया होगा यदि क्लास आप लोगों ने कंप्लीट देखी होगी। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आप लोगों को समझाया था जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे आपका 15 लिखा है, ठीक है, तो 15 के फैक्टर ऐसे ही तो लिखेंगे 3 गुणे 5, तो वही चीज़ ये लिखा है। अब ये जो 3 और 5 लिखा है वो 15 के ही गुणनखंड है, हमेशा याद रखने से। यदि हम लोग 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये 15 निकल आएगा, सही। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, जैसे हमें y का मान चाहिए तो y के यहाँ पे 2 गुणनखंड लिखे हैं, 5 और 13 लिखा है, समझे। यदि 5 और 13 गुणा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो क्या होगा, देखो y = 5 गुणे 13 कर लो, तो y बराबर 13 गुणे 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, सही। y = कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x = कितना हो जाएगा 195 गुणे 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 करो 15 हो जाएगा, 3 × 27 और 1 28 2 हो जाएगा। अब 3 × 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका, ठीक है, 585। तो ये x और y के मान पूछे तो देखो x का मान 65 आया और y का मान 65 आया और x का मान कितना आ गया 585। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे व्याख्या कीजिए। कह रहे 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 कह रहे और कह रहे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 कह रहे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था सेम टू सेम इसी टाइप से था। उसमें क्या था, देखो दोनों जगह 13 लिखा था तो 13 कॉमन था, इसमें क्या होगा 11 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका, इसमें देखो 3 दिए गए और इसमें भी 3 दिए गए, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा। तो आप लोगों को जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे स्वयं। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, कह रहे नीचे दी गई आकृति में कह रहे एक्स वाई तथा जेड की मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि एक्स का मान ये रहा, कह रहे वाई का मान कह रहे हैं और ये कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो जैसे ये संख्या है इसके 2 फैक्टर हैं 7 और ये क्या है जेड है। तो हमें सबसे पहले देखो इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या होगा आपका जेड का मान निकलेगा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स का मान चाहिए तो एक्स के 2 फैक्टर दिए गए, यहाँ पे 2 और 33 81 दिए गए, समझे। अब देखो 2 गुणे 33 81 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6। ठीक है, तो 67 62 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 67 62 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या करना, वाई का मान चाहिए तो वाई के 2 फैक्टर 7 और 161 है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू, ठीक है कितना हो जाएगा 161। अब आप लोग क्या करो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 7 गुणे 1 करेंगे तो 7 रहेगा, 7 गुणे 6 करेंगे 42 हो जाएगा, 4 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 1127 हो जाएगा। सही है। अब हमें क्या चाहिए जेड का मान चाहिए, तो देखो 161 के 2 फैक्टर हैं कितने 7 इंटू जेड। हमें वैल्यू किसकी चाहिए जेड की, तो 7 इधर आएगा भाग में, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 161/7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा तो 7 या 21, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। सही, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए इस तरह से आपका कह रहा था एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में दिए थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रम से कह रहे हैं 9 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कह रहे वे एक साथ कह रहे बजती हैं, तो कह रहे कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा था कि वे ठीक है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, समझे। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था एलसीएम निकाला था। क्लियर कि नहीं। तो इसमें भी कह रहा है ना वे एक कह रहे कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है क्या निकालना है लासा निकालना है। ठीक है, जो भी संख्याएं दी गई उनका क्या निकालना है लासा निकालना है। पीछे एक क्वेश्चन ही दिया था, ये भी क्वेश्चन आया, तो 9 12 15 का हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लासा निकालेंगे। 9 12 और कितना दिए गए 15, तो इनका निकालेंगे आप लोग लासा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 का भाग देंगे तो 9 में जाएगा, उसका 6 में 6 बार जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 9 3 6 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का करना है 3 3 9 3 एकम 3 3 5 15। अब 3 का करना है 1 1 5 हो जाएगा। अब 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका क्या कर लीजिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 गुणे 5 कर लो। ठीक है, तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा 20 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 2 8 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 मिनट के अंतराल पर क्या होंगी वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। क्लियर हुआ। तो हमसे पूछा है कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 180 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो इसके आगे घंटियाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख लो घंटियाँ। ठीक है, तो घंटियाँ 180 मिनट बाद क्या हो जाएगा पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे एक कैंटीन में कह रहे 144 कार्टून कोक के कह रहे तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि कह रहे कि प्रत्येक समय कह रहे पे की कह रहे गड्डी समान ऊंचाई की है और कह रहे कि समान कार्टून रखे जाते हैं, तब कह रहे प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ से समझना होता है अधिकतम। ठीक है, तो देखो अधिकतम का मतलब क्या होता है कि जैसे एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है आपका लोएस्ट
कॉमन, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब आपको समझना होगा, जैसे छोटी से छोटी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहे, छोटी से छोटी कहे तो आप लोग समझ लेना क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब समझो, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, क्या होता है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी या अधिकतम बोल दिया जाए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अधिकतम कह रहा है, क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या, समझे। तो इसी तरह हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। किसी भी क्वेश्चन में आपसे कह रहे कि अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो आप लोग समझ लेना है उस क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, समझे। अब किसी क्वेश्चन में ये बोला है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो उस क्वेश्चन में आप लोग समझ लेना है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। क्लियर हुआ। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या निकालना है, अधिकतम संख्या कह रहे हो तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, समझे। तो 90 और हम लोग क्या करें, 90 और 144 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब देखो एचसीएफ आप कैसे भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाग विधि हम लोग देखेंगे, तो भाग विधि से क्या करते हैं, 90 का हम लोग भाग करेंगे 144 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 90 एकम 90 हो जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे देखो 14 में से जाएगा तो 5, 54 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 का भाग 90 में करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 54 एकम 54 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, 36 हो जाएगा। देखो 36 का भाग करना है 54 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 18 हो जाएगा। तो 18 का भाग 36 में करना, 18 दूनी 36 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आया, ठीक है, एचसीएफ कितना आया, 18 आया। तो एचसीएफ 18 आया, तो इसका मतलब ये होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखना है प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18 होगी, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन जैसे कि तैसे लिख दिया करो, ठीक है। आप लोग प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18 होगी, ठीक है। कितने अधिकतम कार्टून आ सकते हैं, 18 कार्टून आ सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है कि 378 कह रहा है, 180, 420 का कह रहा है कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं का कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 378 के फैक्टर बनाएंगे। तो देखो 378 फैक्टर बनाए, 2 से भाग करना है, तो एक बार जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 में 18। अब देखो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 53 63 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 21 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा, समझे। अब 7 से भाग जाएगा, क्लियर नहीं। तो देखो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना है कि 378 के जो फैक्टर बने हैं वो कितना बना है, देखो 2 बना है, 2 गुणे, अब 3 देखो कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 की पावर 3 लिख दो। 7 कितनी बार आया, एक बार, तो 7 लिख दो, समझे। अब इसी तरह हम लोग क्या करें, 180 के फैक्टर बनना है, तो 2 का भाग करना है 90 हो जाएगा, फिर 2 का भाग करना है 45 हो जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब 3 से जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 से करना है एक बार, समझे। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा, 180। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार लिखा है, ये भी 2 बार लिखा है, 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5, क्लियर नहीं। अब देखो उसके बाद क्या करना है कि 420, क्या करना है, 420 के फैक्टर कीजिएगा। तो फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 210 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 10 में क्या होगा कि 2 का भाग फिर चला जाएगा 1, और देखो अब 10 हो जाएगा, 0 2 5 10, 105 आएगा। अब देखो 105 में 3 का जाएगा, 3 53, 3 5 15, ठीक है। अब 5 से जाएगा, 5 7 35, और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 420, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 5 एक बार, 7 एक बार, समझे। तो देखिए ये सारे के सारे फैक्टर हो गए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है और क्या करना है, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे।
और एचसीएफ में आप लोग ध्यान रखना है कि हमें छोटी पावर कॉमन करते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटी पावर कॉमन करते हैं। अब देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो सबसे छोटी बताओ इसमें से सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 1, ठीक है, कितनी है, 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 की पावर 1। सही, अब इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझाया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे छोटी पावर लेते हैं, लेकिन एलसीएम में आप लोग ध्यान रखने कि सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 हो जाएगी बड़ी, और 3 में देखो 3 में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 3 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें से देखो 5, देखो 5 तीनों संख्या में कॉमन नहीं आती। देखो एलसीएम में यही चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, समझे। देखो जो चीज़ कॉमन आएगी वो तो लिखना ही है, और जो चीज़ कॉमन नहीं आती है, जैसे 2 संख्याओं में कॉमन आती है, ठीक है, तो उसको भी लिखना है 2 से कॉमन करके। यदि किसी भी संख्या में मतलब किसी भी संख्या से कॉमन नहीं आती है तो उसको भी लिखना है। देखो कॉमन आए तो भी लिखना है, जैसे 2 संख्याओं से कॉमन आए तो भी लिखना है, यदि 2 संख्याओं से कॉमन नहीं आते फिर भी लिखना है। जो भी बचेगी, देखो कॉमन के बाद जो भी संख्याएं बचेगी उसको भी लिखा जाता है, ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे 5 लिखने हैं, 5 के बाद ये आपका 7 कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 7 भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं से कॉमन आ रहा है तो इसको 7 भी लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा करना है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो सॉरी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। देखो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 का गुणा करो, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 4 7 दूनी 14 4 18 189 हो जाएगा। 20 का गुणा करेंगे 0, 2 गुणे 9 करेंगे 18 हो जाएगा, और 2 गुणे 9 करेंगे 18 हो जाएगा, 1 और 2 8 कितना है 16 और 1 17, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 37 80 हो जाएगा, समझे। अब देखो एलसीएम कितना आया है इसका, 37 80 आया, एचसीएफ कितना आया, 6 आया। तो हमसे कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो देखो तीनों संख्याओं का गुणा करो, 378 गुणे 180 गुणे 420। अब एलसीएम कितना आया, देखो 6 गुणे 37 80। अब ये बताओ ये आपस में बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो डज नॉट इक्वल टू आप लोग लिख दीजिएगा कि आपका तीनों संख्याओं को गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर नहीं होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आवाज गुणनखंड विधि से कह रहा है कि 256 और कह रहा है 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणन। इसे कह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 256 के फैक्टर करेंगे, तो 2 का भाग करने 2 में 1 बार जाएगा, 5 में करेंगे 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से करना है 6 और 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से करना है 32 हो जाएगा, फिर 2 से करने कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से करना है 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करना है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से करना है कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से करना है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 256 की होगी। अभी देखो 36 का फैक्टर करना है, तो 36 से फैक्टर करना है कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 से करना है 2 ने 18 हो जाएगा, फिर 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 256 के जब हम लोगों ने फैक्टर किए तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 2 की पावर कितना है 8 है। अब उसका 36 के फैक्टर किए तो 2 की पावर कितना बना 2 बना, इंटू 2 की पावर 3 की पावर कितना बना 2 बना, सही। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ में आप लोगों को बताया था जो चीज़ कॉमन आएगी वही लिखना है, क्लियर कि नहीं। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 2 है, तो आप लोग समझो क्या कॉमन आएगा। हमने बताया ना, देखो इस टाइप से जब भी संख्याएं लिखी तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन ना लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या लिखाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है 4 हो जाता है, सही। यदि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है 2 की पावर 2 का मतलब 4 कैसे हुआ, तो आप लोग समझो 2 की पावर कितना लगा 2 लगा, तो इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। पावर कितना लगा 2, तो 2 बार लिख लो ऐसे। अब गुणा कर लो, यदि पावर 3 लगाओ, जैसे 2 की पावर 3 लिखा तो 3 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझाया, क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा 2 की पावर कितना दिया, देखो बड़ी पावर लिख दो। एलसीएम में क्या होता है बड़ी पावर लिखते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है छोटी घात लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना है 8 है, यहाँ पे 2 है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 8 है, तो 2 की पावर 8। और यहाँ पे देखो ये चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे लिखना है। अब 2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा 256, 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9,
अब इसका आप लोग गुणा करो, 9 गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 5 तो 9 गुणा 5 करें 45, 5 50 हो जाएगा 5 और 9 दिन 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2304। ये आपका क्या आया एलसीएम आया। हमसे कह रहे देखो एलसीएम और कह रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहे सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे या तो लिख लो जाँच लिख लो, जाँच करनी है, या आप समझो सत्यापित करना है। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका क्या कर रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या कर रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो ये करना है 4 और ये हो जाए 2304 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, देखो वो सॉरी ये तो आपका एलसीएम एचसीएफ इधर लिखा, दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 256 गुणे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम कितना आया 2304 और एचसीएफ कितना आया था 4 आया था। ठीक है, अब 4 का गुणा करेंगे, 4 में 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 गुणे 3 करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 92 16 आएगा। इसका भी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 92 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं सत्यापित कीजिएगा, तो ये आपके दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे दो संख्याएं कह रहे 2:3 के अनुपात में कह रहे उनका लासा कह रहे 180 है, कह रहे इन संख्याओं को मासा ज्ञात कीजिएगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिए गए 2:3, समझे। तो देखो अनुपात में संख्याएं दी और अनुपात खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, संख्याएं अलग अलग माननी होंगी। तो ध्यान रखना है अनुपात को जब हम लोग खत्म करते हैं तो इसमें क्या करना है, कोई कांस्टेंट संख्या मानते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोगों को संख्याएं माननी है तो यहाँ पे समझो, देखो संख्याएं इक्वल टू कितनी मानेंगे, तो देखो इससे बनाएंगे कोई कांस्टेंट गुणा करो 2x और इसमें भी करो 3x हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएगी, एक 2x और एक कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। हमसे कह रहे हैं लासा, अब बताओ 2x और 3x का लासा कितना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालना है। तो लासा इक्वल टू आप लोग इन संख्याओं का लासा निकालो। सबसे पहले 2 गुणे 3 का लासा कितना है 6 और x का तो x रहेगी। आप लोगों को बताया था, देखो लासा कैसे निकाला आप लोग समझ लीजिए। ये मान के चलो दो संख्या लिखी, 2 गुणे x लिखा है 3 गुणे x लिखा है, समझे। 2 गुणे x लिखा है और 3 गुणे x लिखा है, इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। और आप लोगों को बताया था देखो जो चीज़ कॉमन आएगी उसको तो लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी उसको भी लिखना है। जैसे 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 2 लिखना है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है 3 लिखना है। अब x कॉमन आ गया तो इसको x लिखना है, समझे। अब इसका गुणा करो, 3 दूनी कितना हो जाए 6x, तो इसका लासा इन दोनों संख्याओं का लासा कितना आएगा 6x आ जाएगा, समझे। तो ऐसे करके हमने क्या किया, लासा निकाल लिया। और हमें पता है लासा कितना है 180, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 180 इक्वल टू कितना हो जाए 6x, तो 6 से भाग करो 6 3 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का मान कितना है 30 आया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, संख्याएँ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना है संख्याएँ इक्वल टू, क्या लिखना है, संख्याएँ इक्वल टू, देखो 2 गुणे 30 कर लो, कॉमा 3 गुणे 30 कर लो। तो 2 गुणे 30 करेंगे तो कितना हो जाए 60 हो जाएगा, और 3 गुणे 30 करेंगे कितना हो जाए 90। तो संख्याएँ कितनी आ गई, ठीक है 90 आ गई। के लिए दोनों संख्याएं हमें पता है और इसका हम लोगों ने लासा तो पता है ना, लासा 180 है। हमसे कह रहे हैं मासा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, मासा। तो आप लोगों को पता होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू आपका क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर नहीं, मतलब या तो हिंदी में लिख लो लासा गुणे मासा, देखो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम एचसीएफ लिख लिया या आप लासा गुणे मासा लिख लो, कोई टेंशन नहीं, एक ही बात है, समझे। आप ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो लासा कितना दिया 100 दिया, लासा की जगह आप 180 लिखने और संख्याओं की जगह 60 गुणे 90 लिखना है, क्लियर करें। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो पहले लिख लीजिएगा 60 गुणे 90, यहाँ पे कितना लिखेंगे 60 गुणे 90। एलसीएम कितना है 180 है, तो गुणे ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। सर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एचसीएफ की चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, एचसीएफ की वैल्यू चाहिए। तो देखो इधर आएगा बटे में, तो 60 गुणे कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 180, सही। 0 से 0 कटेगा, 9 से काटी 9 दूनी 18 हो जाए, 2 से काटेंगे 2 6 30 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, देखो इधर लिखे दे रहा हूँ, तो एचसीएफ कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन था, और ये देखिए क्लास का आपका लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखा था।
देखिए जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उस क्लास में हम लोग फर्स्ट बी के जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के उनको देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया बच्चे आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।